हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू ब्रिलियंट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? खुश हैं? कहीं पर कोई समस्या, कोई डाउट? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज स्पेशल क्लास, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न जो बेहद महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, जो एक अहम रोल निभाते हैं पेपर में। अहम रोल का मतलब होता है कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि वो कुछ ही बच्चे करते हैं। कुछ प्रश्न आपके पेपर में ऐसे आते हैं कि वो प्रश्न कुछ ही बच्चे करते हैं, और वो वही बच्चे प्रश्न करते हैं जो सिलेक्शन पाते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो ऐसे ही प्रश्न को करके सिलेक्शन पाते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न सभी बच्चे कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परसेंटेज की स्पेशल क्लास, इसमें हमने सीजीएल और सीपीओ 2020, सीजीएल 2020 और सीपीओ 2020 के कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप भी बहुत खास हो, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट होगी और बड़े से बड़े प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का एक नया अंदाज सीखने का ज़रूर प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, तो हमें कैलकुलेशन से कैसे बचना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, और देखिए किस किस लेवल तक हम लोग से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें किस लेवल तक तैयारी करना है, ये सब कुछ आज की क्लास में आपको पता चलेगा। चलिए पहला प्रश्न लिया जाए। आइए, पहला प्रश्न सीजीएल 2020। एक एक प्रश्न में लिखा होगा। आज के प्रश्न सीजीएल और सीएचएसएल पे बेस है, जितने भी प्रश्न हैं। तो सीजीएल और सीएचएसएल की इम्पॉर्टेंट क्लास चल रही है, और सभी लोग जल्दी से पहले एक बार कमेंट कर दीजिए। हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चों का कमेंट आए। कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाएं और क्लास स्टार्ट की जाए, प्रारंभ की जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न सीजीएल 2020 के पेपर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है? कोई परेशानी? अब दिखाई दे रहा है? क्लियर है? बिल्कुल, जल्दी से बताइए। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। शायद एक बार में बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया होगा। देखिए, हमें जो संख्या बतानी है, यहाँ पे कहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है। मतलब जो लड़कियाँ फेल हो जाती हैं उनकी संख्या 66 दे रखा, 66 दे रखा। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या पूछा, मतलब फेल होने वाले लड़कियों की संख्या दे रखा है और पास होने वाले लड़कों की संख्या आपसे पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, एक एक लाइन को समझाते हैं और देखिएगा। कह रहा किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं। कोई क्लास है, हमने कहा वहाँ पे 100% बॉय एंड गर्ल हैं। एक बात को समझते चलिएगा। तो इसमें से 60% क्या है? गर्ल हैं। तो जो शेष बची 40% वो क्या हो गए? बॉय हो गए। यही तो हुआ। 100 लोग थे, उसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो गर्ल हैं और 40% लोग ऐसे हैं जो बॉय हैं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि 60% लोग क्या हैं? लड़कियां हैं, और 40% क्या हैं? बॉय हैं ना। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आइए अब आगे समझते हैं। एक एक लाइन को समझिएगा। अब कह रहा किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। मीन्स एक परीक्षा होती है, उसमें 45% लड़कियां क्या हो जाती हैं? पास हो जाती हैं। अब सुनिएगा, हमारे पास 60 लड़कियां हैं। 60 लड़कियां हैं। 60 लड़कियां में कुछ पास होती हैं, कुछ फेल होती हैं। तो कह रहा 45% लड़कियां क्या हो जाती हैं? पास हो जाती हैं। जब 100% में 45% लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हो गई?
55%, ये फेल होने लड़कियां आ गई। फिर आगे कह रहा और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मीन्स फेल हो जाते हैं। लड़कों में भी 2 लोग हैं, एक पास है और एक फेल है। जब 40% फेल हो गए तो 60% क्या हो गए, पास हो गए। सुनते जाना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, 66। हमारे पास लड़कियां कितनी हैं, 60। सुनते जाइएगा, 60 का कितने परसेंट लड़कियां फेल हुई हैं, 55%। 55% फेल हुई हैं तो 55% का परसेंट हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पे जब 100 था, सुनते जाना, यहाँ पे जब 100 था, ये 100% तो हम कहते हैं 60 लड़कियां और 40 लड़के हैं। मीन्स हमारे पास एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं, उसमें 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। 60 लड़कियों का 45% पास हो जाते हैं और 55% फेल हो जाते हैं। 40 लड़कों का 60% पास हो जाते हैं और 40% फेल हो जाते हैं। अब कहा कि फेल होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, 66 है। तो हमने कहा 60% में 55% निकालो। 60% हमारे पास लड़कियां हैं, 60% हमारे पास लड़कियां हैं, इसका 55% क्या हुई है, फेल हुई है। और फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 66 है। सुनते जाइएगा भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। 55 से 11 पचे 55, 11 छक्का 66, और ये 6 एकन्नम 6, और ये 6 एकन्नम 6, और ये 10 एकन्नम 10, 10 हम 100, और ये 5 दूनी 10, ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और टोटल बॉय और गर्ल हमारे पास कितने, 100%। अगर हम इसको 100% बनाएं तो 100 से इधर गुणा करें और 100 से इधर गुणा करें कि टोटल हमारे पास बॉय और गर्ल कितने हो गए, 200 हो गए। अब समझिएगा, उसमें से 60% लड़कियां और 40% लड़के हैं। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। मीन्स हमारे पास 80 बॉय हैं। और 80 बॉय का हमें बताना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। उत्तीर्ण, पास कितने होते हैं, 60%। 80 लड़के हैं, अगर उसका 60% पास होते हैं तो कितने लड़के पास होते हैं, 48 लड़के। बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन है भैया। इससे आसान मेथड है ही नहीं, बात समझ रहे हो, इससे आसान मेथड है ही नहीं। ये CGL 2020 के पेपर में आया था। एक बार आपको फिर से समझाते हैं, एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, समझिएगा बिल्कुल, बहुत ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि हमारे पास 100% लड़के और लड़कियां हैं एक विद्यालय में। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, बहुत ध्यान समझना। आज की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि CGL 2020 और CPO 2020 के बेहतरीन प्रश्न आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो हमने कहा 100% हमारे पास बॉय और गर्ल है, ठीक है। उसमें से उसने क्वेश्चन ने कहा कि 60% छात्र लड़कियां हैं, तो हमने कहा 60% अगर लड़कियां हैं तो 40% लड़के होंगे। 100 का हमने 60% कह दिया लड़कियां हैं तो 40% क्या हो गए, लड़के हो गए। फिर उसने कहा किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, मीन्स पास होती हैं। तो हमने कहा जब 60% लड़कियां हैं, इसका 45% पास हो जाएंगे तो 55% फेल हो जाएंगे। अब 40% जो लड़के हैं उसका 60% लड़के पास होते हैं और 40% लड़के फेल होते हैं। उसने कहा अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है। हमें फेल होने वाले लड़कियों की संख्या दी थी। हमें पास टोटल 60% लड़कियां थी, उसका 55% परसेंट का चिन्ह हटाए, नीचे 100 लगा दिया। उसका 55% लड़कियां क्या हुई, फेल हो गई। तो फेल होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी थी, 66 थी। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमने पता किया 40% हमारे पास लड़के हैं। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 40 से इधर गुणा कर दो, 40% आ जाएगा, और 40 से इसमें गुणा कर दो, 80 हो जाएगा। तो 40% हमारे पास क्या थे, बॉय थे। तो बॉय कितने हो गए हमारे पास, 80 हो गए। 80 का कितने परसेंट पास हुए, यही तो पूछा। पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। तो 80 का 60% निकाल दिया तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 48। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन दिया, बहुत ही अच्छा है, जल्दी से नोट करो। आगे बढ़ाया जाए, आइए। फिर आज का कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होने वाला। आज हम लोग बहुत खतरनाक क्लास डिस्कस करेंगे। आज मैं सोच के बैठा था,
कि एक क्लास ऐसी दूं जिसमें सीजीएल के क्वेश्चंस हों, आपको पता चले आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आपको किस लेवल के प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है, ये तो हमें जानना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ता भी जाऊं और पेपर में कुछ आए भी नहीं, तो उससे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। बताया जाए, चलिए पढ़िए। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। वीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक चाहिए। वो चाहती है कि हमें कुल 62% अंक मिले। थ्योरी और प्रोजेक्ट कार्य को मिला के हमें टोटल 62% अंक चाहिए, ठीक है। और वीना जो है वो थ्योरी में 60% अंक पा जाती है और दोनों में वो चाहती है मिला के हमें 62% मिलना चाहिए। मीन्स फिर प्रोजेक्ट में कुछ तो परसेंट हो तभी तो 62% बनेगा भैया, बात समझिएगा आप। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में दो चीज़ें हैं। 180 अंकों की परीक्षा होती है, इसमें एक थ्योरी है और एक प्रोजेक्ट कार्य है। बात को समझिएगा, एक थ्योरी है और एक प्रोजेक्ट कार्य है। कह रहा 75% अंक थ्योरी में मिलते हैं, तो 180 का जब आप 75% निकालोगे, 75 25 थे 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 3 1, तीनों 25 15, 3 चौको 12, 175, ठीक है। सॉरी देखिएगा, 180 का जब आप 75% निकाल दोगे तो आपको कितने अंक थ्योरी में मिले आपको ये पता चल जाएगा। 25 थे 75, 25 चौको 100, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तीनों 25 15, 5 135। 135 अंक थ्योरी में मिले, हिस्सा नहीं सॉरी कह रहा किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए हैं और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए हैं। जो 180 अंकों की परीक्षा थी उसमें 75% अंक थ्योरी को दिए गए हैं और शेष जो अंक बचे हैं प्रोजेक्ट कार्य को दिए गए। तो 180 का जब हमने 75% निकाल लिया तो 135 अंक थ्योरी को मिले, जो शेष बचे 45 वो प्रोजेक्ट कार्य को मिले। सुनते जाइएगा। अब एक हमारा थ्योरी है और एक हमारा प्रोजेक्ट कार्य है। अपना मेथड बताने जा रहे हैं, ये हमारा सबसे पसंदीदा मेथड है। हमेशा नीचे संख्या रखते हैं, मतलब संख्या, किसी भी चीज़ की संख्या दी हो, लड़कों की संख्या दी गई हो, नंबर की संख्या दी गई हो, किसी भी चीज़ की संख्या दी गई हो, तो ये जो 180 थ्योरी में कितने नंबर की परीक्षा है 135 की, और प्रोजेक्ट कार्य में कितने नंबर की परीक्षा है 45 की। सुनते जाइएगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब समझिएगा। थ्योरी में वो कितने % अंक प्राप्त करती है 60%। प्रोजेक्ट कार्य में उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, हमने कहा X% चाहिए। बीच में हमेशा टोटल वैल्यू रखते हैं, टोटल वैल्यू। टोटल कितना कहा, टोटल कहा है 62% अंक मिलने चाहिए। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं जिससे कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाए। 135 और 45, यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक की आपको? यहाँ नीचे हमेशा संख्या रखते हैं, किसी भी चीज़ की संख्या दी गई हो तो नंबर जो दिए गए हैं वो भी तो एक संख्या ही है, ठीक। और ऊपर हम प्रतिशत रखते हैं, जो भी प्रतिशत चेंज की बात करता है। उसने कहा थ्योरी में 60% अंक मिले, प्रोजेक्ट कार्य में कितने प्रतिशत अंक मिल जाएं कि टोटल हमें 62% अंक मिल जाए। हमेशा बीच में टोटल रखते हैं, ठीक। अब समझना है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू निकालो। ये कटेगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35, ये 5 9 45, ये 9 1 9 और 9 3 27, मीन्स रेशियो बना 3:1 का। 3 का गुणा इसमें कर दो, 3 6 18 180, इसका गुणा इसमें कर दो x, बटे में इन दोनों का योग आता है 3 1 4 और इक्वल टू में टोटल 62। चलो 180 प्लस का x इक्वल टू 4 का गुणा करो, 4 दूनी 8 4 6 24। 180 से 248 घटा दो, कितना आ जाएगा 68, मीन्स x बराबर 68%। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी, और सीजीएल 2020 के पेपर में पूछा गया। हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये बड़े से बड़े प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व करा सकता है। जितना बड़ा प्रश्न होगा उससे छोटे में हमारा आंसर आएगा। आपको ध्यान रखना, नीचे हमेशा संख्या रखते हैं, बीच में हमेशा टोटल वैल्यू रखते हैं,
और ऊपर हमेशा प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है वो रखते हैं, और बीच में याद रखिएगा टोटल रखते हैं, और ऊपर जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसकी वैल्यू रखी जाती है। और हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा x की वैल्यू आ गई 68%। भैया अगर ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारी 2 क्लासेस हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहाँ पे हमने ये दिखाया है कि कितने बड़े CGL और CHSL और CPO-SI के बड़े बड़े प्रश्नों को हमने इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। तो सभी लोग उस क्लास को वॉच कर लेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी है। मेरे ऑफलाइन के बच्चे तो बहुत अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन के बच्चे हमने उनको पूरा परसेंटेज नहीं पढ़ाया है, इसलिए हो सकता है कि उनको परेशानी आ रही हो। ठीक है, तो आप लोग जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए प्यारे बच्चे, वो सारे लोग इस हमारी 2 क्लासेस जो इसकी हमने अपलोड की हैं वो दोनों क्लासेस आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए। कह रहा राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब समझिएगा, अगर आपकी आय से आपके व्यय को माइनस कर दिया जाए तो आपकी बचत मिल जाती है। अब कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। हमने कहा राघव की आय 100 है, अगर वो 80% खर्च कर दिया तो उसकी बचत कितने की हुई? 20 की। तो 20 के नम 20, 20 चौको 100 और 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। हमने कैलकुलेट कर लिया, आय से व्यय को माइनस करते हैं तो उसकी बचत निकल आती है। हमने कहा राघव की आय 100 रुपये है, वो उसका 80% खर्च कर देता है, मीन्स 80 रुपये खर्च कर देता है। जब 100 से 80 घटा दोगे तो शेष उसकी बचत निकल आएगी। फिर 5 चौको 20, 20 एक नम 20, 20 चौको 80, 20 पंचे 100। जब भी काटते हैं तो सेम डिजिट से सबको काटते हैं, ये नहीं कि इसको 20 से काटो तो उसको 30 से काटो, उसको 40 से काटो। जब भी इस तरह की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं, तो एक डिजिट उठाते हैं, उसी डिजिट को सबको काटते हैं, एक ही डिजिट से सबको डिवाइड करना होता है। ठीक है, आइए अब समझिएगा, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, आय में 12% की वृद्धि तो 12 से गुणा कर दो, और उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि तो व्यय में 17.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? बचत में प्रतिशत पूछ रहा है, हमने कहा x प्रतिशत की कमी होगी। ये 12 पंचे 60 और ये 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 से 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 4 एक नम 4 और 3 7, मतलब पॉइंट बाद में 0 x। 60 से 70 को माइनस कर दो, 60 से 70 को माइनस कर दो, कितने की कमी आई? 10% की। जब भी माइनस में आंसर आए तो वो कमी ही शो करता है, जब भी माइनस में आंसर आए तो वो कमी ही शो करता है। हमने क्या किया, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 7 28, 2 30 का 0 हासिल लगेगा 3, 4 एक नम 4 3 7। एक अंक पहले दशमलव था तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। 7 से 70 को बचा दो तो माइनस का 10 आता है। और देखिए यहाँ पे कहा था बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें, अगर माइनस में आंसर आया तो कमी ही है, और उसने कमी ही ज्ञात करने की बात किया था। ये मेरा सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, और CGL CHSL CPO हमेशा ऐसे प्रश्नों को पूछता है बेटा आपके पेपर में, तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप हमारे इस मेथड का प्रयोग जरूर करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और अलग मेथड है, और बड़े से बड़े प्रश्न ये भी सॉल्व करता है। कितना बड़ा प्रश्न था, पूरे तरीके से रोटेट कर रहा था, लेकिन हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया ना। ऐसे ही आपको भी करना है, और जल्दी से मेरा एक बार आप मन लगा के कमेंट कर दो, हमें भी मज़ा आ जाए। चलें आगे बढ़ा जाए। आइए फिर से एक आज की क्लास हमने कहा है बेहद महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास में क्वेश्चंस का लेवल डाउन नहीं होने वाला। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस चलेंगे वो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। चलिए आइए पढ़ा जाए एक बार प्रश्न, एक बार फिर से पढ़ते हैं। और हमें हार नहीं माननी, हमें तो ऐसे प्रश्नों से लड़ना है। और सच बताऊं, मुझे जब इस लेवल के प्रश्न पढ़ाने होते ना तो मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी पैदा होती है।
मैं खुद चाहता हूं कि नए नए प्रश्न और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हो, जिसमें माइंड मतलब मेरा घूमने लगे, ऐसे प्रश्न हो। जब प्रश्न हमें ना समझ में आए तब हमें मज़ा आता है कि हाँ कोई प्रश्न है। ऐसे पढ़ाना क्या है यार, नॉर्मल तो सभी लोग मैथ पढ़ा सकते हैं। नॉर्मल लेके आऊँ कि a + b = 10 है, b + c = 5 है, दोनों को जोड़ दो, एक की वैल्यू निकाल दो। ऐसे प्रश्न तो सभी लोग पढ़ा लेते हैं। लेकिन कुछ हट के, कुछ अलग लेवल के प्रश्न होने चाहिए, जो पेपर पूछता है उस लेवल के प्रश्न होने चाहिए। तो उस प्रश्न को पढ़ाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आइए देखते हैं। और अगर आप ओरिजिनल में सीजीएल और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो प्यारे बच्चों इस लेवल के प्रश्न तो पढ़ने होंगे, क्योंकि सीजीएल के सारे प्रश्न आज जो पढ़ाए जा रहे हैं सीजीएल 2020, अभी सीपीओ 2020, फिर सीएचएसएल 2020, सीजीएल 2021, सीपीओ 2021, सीएचएसएल 2021, यूपीएसआई 2022, सीपीओएसआई 2022, ऐसी पूरी एक लंबी सीरीज परसेंटेज की चलने वाली, जिसमें धमाकेदार प्रश्न होने वाले हैं आपके साथ। आइए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% अंक ज़्यादा मिले। 640 अंक नहीं, सॉरी इंग्लिश में पढ़िए। हाउ मैनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर 64%? ये 64% है, ज़्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ठीक है, पहले हमें इस परीक्षा का पूर्णांक पता चल जाए कि परीक्षा कितने नंबर की हुई। तो हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा जब भी होगी उसका पूर्णांक आप हमेशा 100% मानना, 100% मानना, ठीक है। और हमें कभी भी व्यक्ति को फेल नहीं होने देना है। अगर वो नंबर कम पाया है तो उसे उतने नंबर देके पास करा देना है, और अगर वो नंबर ज़्यादा पा गया तो उतने ही नंबर घटा के सिर्फ पास कराना है, ना ही कभी उसको कम नंबर देना और ना ही कभी उसको ज़्यादा नंबर देना। बात को समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट यही है। कभी भी उस व्यक्ति को हमें पास होने से एक भी नंबर ना कम देना और ना ही एक नंबर ज़्यादा देना है। मतलब उसे इतने नंबर देना है कि सिर्फ वो पास हो, मीन्स उसको इतनी ऑक्सीजन देनी है कि सिर्फ वो जिंदा रहे, उसको मरने नहीं देना है। मतलब उसको फेल नहीं होने देना है, उसको पास ही रखना है, बस। अब समझिएगा, कह रहा गीता 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। मीन्स 30% उसको नंबर मिले और 50 नंबर से वो फेल हो गई। तो हमने कहा गीता तुम फेल मत हो, हम तुमको 50 नंबर देके पास करा दे रहे हैं। तो गीता को जब 30% अंक मिले और वो 50 नंबर से फेल हो गई तो हमने उसको 50 नंबर देके क्या कर दिया? पास करा दिया। ये हमारी एक अच्छाई है, हम किसी को फेल होते नहीं देख सकते। वैसे आप भी अपने माइंड में रखो कि फेल नहीं होने देना है, हम हमेशा पास होंगे। आइए फिर आगे क्या है, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% अंक ज़्यादा मिले। मीन्स एक लड़का था, कौन? संदीप था, उसको 45% अंक पास होने के लिए चाहिए था। देखो, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% अंक ज़्यादा मिल गया। मीन्स उसको पास करने के लिए सिर्फ 45% अंक चाहिए था, लेकिन वो 25% अंक ज़्यादा पा गया। हमने क्या कहा? सिर्फ पास होने देना है। ज़्यादा नंबर लिया तो हम उससे छीन लेंगे, और अगर कम नंबर पाया तो हम उसको दे देंगे। तो ये फेल हो रही थी तो हमने इसको 50 नंबर दे दिया, लेकिन संदीप ज़्यादा पा रहा है, हम उसको ज़्यादा नहीं लेने देंगे। हमने कहा ठीक, तुम भी सिर्फ पास होगे लेकिन ज़्यादा नंबर नहीं पाओगे। और ये पास बराबर क्या हो गया? पास हो गया, क्योंकि दोनों सिर्फ पास हुए हैं, फेल नहीं होने दिए ना। इनको 25% ज़्यादा मिल रहा था तो इनसे 25% हमने छीन लिया। इनको 50 नंबर कम मिल रहा था, इसलिए इनको हमने 50 नंबर दे दिया और दोनों क्या हो गए? पास हो गए। अब पास हो गए तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 30%, ये 20%, ये 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। 1% की वैल्यू कितनी आ, सॉरी अब 10% की वैल्यू आ गई। तो हमारे परीक्षा कितने पे है? 100% पे है। तो इसमें 10 से गुणा कर दो तो ये 100% हो जाएगा, तो इसमें भी 10 से गुणा कर दो तो ये 500 हो जाएगा। मीन्स उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था? 500 नंबर का था।
वो परीक्षा 500 नंबर की थी। ठीक है, वो परीक्षा कितने नंबर की थी बाबू? 500 नंबर की थी। अब कह रहा है कि यहाँ तक की बात हो चुकी है, 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ठीक है, वो परीक्षा 500 नंबर की थी और विमल जो है वो परीक्षा में कितने अंक पाए हैं? 64%। तो इसका 64% निकाल दो, गुणे 64/100, 2 0 काट दो, 5 चौको 20, 320 नंबर। विमल कितने नंबर पाए? 320 नंबर पाए। बताइए कोई डाउट? पहले हमने टोटल पूर्णांक निकाल लिया कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, 500 नंबर की वो परीक्षा हुई। विमल परीक्षा पूर्णांक से 64% नंबर पाते हैं। अगर हम कह देते कि विमल 50% पाते हैं तो 500 का 50% में 250 नंबर पाते हैं। अगर हम कह देते विमल 40% पाते हैं तो 500 का 40% 200 नंबर पाते हैं। विमल लेकिन कहा क्या कि 64% नंबर पाते हैं तो 500 का 64% निकाल दो, मीन्स 320 नंबर पाते हैं। बस बताइए कोई डाउट किसी को? भैया आज की क्लास बहुत ही अच्छी है और सभी लोग जुड़े रहो और लास्ट तक जुड़े रहो। आज बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ होंगे। आगे प्रश्न लिया जाए। सबको समझ में आ गया? आइए फिर CGL 2020 देखिए, और CGL ने 2020 में और 21 में और 22 में आग लगा रखी है क्वेश्चंस की, और बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रही है CGL के क्वेश्चंस की, मतलब बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं। A B से 40% कम है, समझिएगा, एक A है और एक B है। A जो है B से क्या 40% कम है, तो B को 100 कर दो और A को 40% कम 60 कर दो। जब भी A B से 40% कम है तो एक को 100 मानना, दूसरे को 40 कम कर देना। कहे A B से 40% अधिक है तो एक को 100 मानना, दूसरे को 40% अधिक कर देना। क्वेश्चन ने कहा A B से 40% कम है तो एक को 100 मान लिया, इसको 40% कम कर दिया तो कितना हो गया? 60 हो गया। अब दूसरी लैंग्वेज पढ़ो। और C A और B के योग का 40% है, सुनिएगा। और जो C है, इसमें अब एक C है, C जो है वो A और B के योग का मतलब 100 + 60 160, 160 का कितना है? 40% है, मीन्स कितना है? 64 है। इसको कैलकुलेट कर लिया, यही तो कह रहा। C की जो वैल्यू है वो A और B के योग का 40% है। A और B के वैल्यू का योग करेंगे, उसका जब 40% निकालेंगे तो वो C का मान आ जाएगा। C का मान कितना आ गया? 64। अब आगे क्या कह रहा? A और B के बीच का अंतर C का कितने प्रतिशत है? A और B के बीच का अंतर कितना है? 40। A और B के बीच का अंतर कितना है? 40। 40 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। कह रहा C का, जिसके साथ का और सा लगा होता है उसकी वैल्यू कहाँ जाती है? बटे में। C का मतलब 64 आ गया। 4 × 4 और 16 चौको 64, 4 से काट दिया। फिर इसको काटो, 4 चौको 16 और 25 चौको 100। ये 2 दूनी 4, ये 2 पंचे 10, ये 25 पंचे 125/2, तो इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 62.5। ये कितना कम है? 62.5%। A और B के बीच का अंतर जो है C का कितने प्रतिशत होगा? तो कितने प्रतिशत होगा? 62.5% होगा। बताओ भैया कोई डाउट? दो क्वेश्चंस की लैंग्वेज जैसे कह रहा था मैं, क्वेश्चंस को सिर्फ वैसे ही सॉल्व करता चला गया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट? जल्दी से बोलो, सभी लोग मन लगा के पढ़ो। अगर नौकरी पानी, भैया किसी दूसरे की, अब एक बात और करते हैं, बहुत सारे बच्चे इससे परेशान है कि सर जॉब नहीं आ रही इस टाइम। भैया जॉब आएगी तो क्या आपको तुरंत मिल जाएगी? एक मिनट सर, जैसे कोई दूसरा अंक लिया जाए जो कि 100 के निकटतम ना हो, जैसे कि 58 ले लें तो। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया है कि उसके जगह पे कोई दूसरा अंक लिया जाए। अच्छा बेटा, चलो। लेकिन बेटा हमने आपको वर्ग निकालने के, वर्ग वाले क्लास में उसने कमेंट किया है, तो उस बच्चे को हम बता देते हैं कि बेटा हमने वर्ग निकालने के, स्क्वायर निकालने के 4 मेथड बताए हैं। और मेथड देखो, आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट माने जाओगे। जब तक आपके अंदर वो काबिलियत नहीं आएगी, एक बेहतरीन और लाजवाब स्टूडेंट वाली काबिलियत नहीं आएगी, तब तक आप SSC का पेपर नहीं निकाल सकते। तो ये बात तो आपको समझनी होगी कि अगर आप एक SSC के एस्पायरेंट हो, SSC के कंपटीटर हो, तो आपको ये तो समझना होगा।
ठीक। और दूसरी चीज़, हमने स्क्वायर निकालने के आपको 3 से 4 मेथड बता रखे हैं, तो किस मेथड का कहाँ पे उपयोग करना है हमें ये जानना है, क्योंकि एसएससी का एस्पायरेंट का मतलब यही होता है कि आपका माइंड चलना चाहिए। अगर आपका माइंड नहीं चल रहा तब तो दिक्कत है, फिर आप एसएससी की तैयारी बेकार में कर रहे हो। एसएससी का मतलब होता है सोचने और समझने की क्षमता जो है, आपकी कैपेसिटी जो है लाजवाब होनी चाहिए, और इतनी जल्दी लाजवाब नहीं होती, उसमें समय लगता है, आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो सभी लोग मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सबको वो काबिलियत मिल जाती है, वो क्षमता सबके पास आ जाती है, वो कैपेसिटी सबके पास आ जाती है। जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी आ जाती है, ठीक। तो पहली बात तो जैसे अब बच्चे ने कहा कि उस संख्या को, तो बेटा हमने वर्ग निकालने के 4 मेथड बता रखे हैं। जो मेथड जहाँ पे ज़्यादा उपयोगी होगा आप उस मेथड का प्रयोग करेंगे। ये नहीं बता सकते कौन सा मेथड कहाँ पे लगेगा, वो तो आपका माइंड है कि आप किस जगह पे किस मेथड का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। हाँ, अब हम बात कर रहे थे वैकेंसी को लेके। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, तो बेटा वैकेंसी आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरे के बहकावे में बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आपको वो भड़काएगा, वो व्यक्ति वही होगा जो ये चाहता होगा कि तुमको जॉब ना मिले। वो व्यक्ति वही होगा जो ये चाहता होगा तुमको जॉब ना मिले, क्योंकि वो व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि तुम्हें जॉब मिले, तभी वो तुम्हें भड़का रहा है। अगर तुमसे बेहद प्रेम करता है, बेहद लगाव है, बेहद तुम्हें मानता है, तो वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम तैयारी मत करो, नौकरी नहीं आएगी। वो व्यक्ति अगर आपका ओरिजिनल असलियत वाला दोस्त है, या आपका असलियत वाला कोई पारिवारिक है, या कोई रिलेशन वाला है, आपका दिल से मानने वाला अगर कोई व्यक्ति आपके पास है, तो वो वही व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा कि मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो, सफलता मिलेगी, वैकेंसी आएगी, ये दावा है। और मैं खुद कहता हूं कि वैकेंसी आएगी। जॉब कोई नहीं रोक सकता, आपका वो जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने ये संघर्ष रोक दिया, अगर आपने ये मेहनत रोक दी, तो मैं गारंटी ले लूँगा फिर कोई नौकरी नहीं दिला सकता। इसलिए जॉब करनी है तो बैठना नहीं है, हमें लगातार लगे रहना है। जो लगातार, जो कंटिन्यूअस मेहनत करता है, जो कंटिन्यू मतलब रात दिन लगा ही रहता है, वो एक ना एक दिन जरूर सफल हो जाता है। जब आप सुनते हो कि आपके बुआ का लड़का नौकरी पा गया, तो आपको पता चलता हो, बहुत दुख होता होगा, बुआ का लड़का नौकरी पा गया। लेकिन कभी आपने उसकी मेहनत को देखा कि उसने किस तरह रात दिन जग के मेहनत की हो? और कभी भी अपने फ्रेंड की, जो आपको निगेटिव बातें बताता हो, जो आपको निगेटिव करता हो, उसके साथ कभी मत बैठो। जो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें बताता हो, जो आपके भविष्य को लेकर थोड़ा सा भी सोचता हो, जो आपके भविष्य के बारे में सोचता हो कि हमारा फ्रेंड भी एक दिन अंबानी बने, या हमारा फ्रेंड भी एक दिन सेल टैक्स इंस्पेक्टर बने, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, या सीबीआई इंस्पेक्टर बने, या यूपीएसआई बने, या सीपीओएसआई बने, कुछ भी बने, अगर आपका फ्रेंड वो ओरिजिनल वाला होगा, जो आपको दिल से चाहता होगा कि ये बने, तो वो कभी भी आपके अंदर निगेटिव बातें करेगा ही नहीं आपके पास बैठ के। और कभी भी निगेटिव बातें करने वाले लोगों के साथ मत बैठो, नहीं तो आपका माइंड भी निगेटिव की तरह हो जाएगा और कभी भी आप तैयारी नहीं कर पाओगे। फिर आप परेशान होगे कि अब हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। और मैं कहता हूँ पढ़ाई से आसान काम आपके जीवन में आज तक नहीं है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो 3 दिन खेत में काम करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई आसान था या खेत में काम करने का। अगर आपको ये भी नहीं विश्वास है तो पापा का बिजनेस अगर चलता तो पापा का बिजनेस कभी मत चलाओ, अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई आसान है या बिजनेस करना आसान है। अगर आपको लगता है ना कि बिजनेस करना आसान है, बिजनेस से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप एक बार अपना बिजनेस खोल के देख लो, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि बिजनेस में संघर्ष है या पढ़ाई में संघर्ष था। तब आप सोचोगे कि अगर हमने पढ़ाई कर ली होती, नौकरी पा गया होता, तो आज रात दिन बिजनेस में इस तरह संघर्ष नहीं करना होता। नौकरी पाने के बाद बिजनेस करो, नौकरी पाने के बाद स्कूल खोलो, नौकरी पाने के बाद कुछ भी करो, आपके पास एक बैक सपोर्ट है कि आपके पास 60-70 हज़ार महीने की सैलरी आ रही है। अगर लॉस में भी जाओगे तो दूसरा गवर्नमेंट आपके साथ है जो आपके सपोर्ट देने के लिए खड़ी है। तो कभी भी आपको विश्वास ना हो तो आप एक पान की गुमटी खोल के देखो, आप एक पान की दुकान, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं कहता हूँ, 10,000 की एक गुमटी खोल के देख लो, आप पान बेच के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि पान की गुमटी चलाना भी कितना, आज के समय में पान की गुमटी चलाना कितना कठिन काम है। आपके मोहल्ले में पहले बहुत सारे किराना स्टोर होते रहे होंगे, बहुत सारे गली गली किराना स्टोर चलते रहे होंगे, कितनी भीड़ होती थी किराना स्टोरों पे, लोग दिन भर सामान लेने जाते थे। आज वही किराना स्टोर वाले जो अरे यार यही जो सब घर का सामान बेचते हैं किराना स्टोर वाले, उनकी बात करता हूँ मैं। आज उनके पास देखो क्या हालात हैं उनके, आज कोई उनके यहाँ सामान लेने जाता है? आज बड़े बड़े से आपके यहाँ मार्ट बने हुए हैं, सब लोग मार्ट में सामान लेने जाते हैं, कोई उनके यहाँ जाता है? उनकी दुकानें तो बंद हो गई।
सोचो तो ऐसा हमें अपने लाइफ में कोई बिजनेस नहीं करना है, ऐसा कोई सेटअप नहीं लेना है कि 5 साल बाद वो बिजनेस मेरा बंद हो जाए, फिर से हम भिखारी हो जाएं, फिर से हम पैदल हो जाएं। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है हमें। जो ये समय है यही मेहनत का समय, अगर आपने इसमें अच्छे से मेहनत कर ली तो आप सफल हो जाओगे। लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि आपसे वो नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है। हम एक बात बताना चाहते हैं, लोगों की बातों को कभी दिल पर मत लेना, लोगों की बातों को कभी दिल पर मत लेना। लोग अमरूद खरीदते समय भी यही पूछते हैं कि अमरूद मीठा या नहीं। लोग जब अमरूद खरीदते हैं तब भी यह पूछते हैं कि यह अमरूद मीठा या नहीं, और उसके बाद जब घर जाते हैं तो उसी अमरूद पर नमक लगा कर खाते हैं। जब घर लेके जाते हैं अमरूद को ना, तो उस पर नमक लगा के खाते हैं। तो लोगों की बातों को कभी अपने दिल पर मत लेना। अगर वो कहते हैं कि आप तैयारी नहीं कर पाओगे, आप नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने दिल से पूछो कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन लोगों की बातों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो, आप नौकरी पाओ, क्योंकि कोई दूसरा नहीं चाहता कि आप सफल होके आप इंस्पेक्टर बनो, आप अधिकारी बनो, ये कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ आप अपने दिल से पूछो, अगर आपका दिल चाहता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रोज रोज कोई समझाने का ये काम नहीं होना चाहिए, आपको एक दिन में एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है। और हमारे पास ये जो इतना कीमती समय है, हम इसे बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पास, आपके पास तो समय हो सकता है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे लेकर शाम के 7 बजे तक ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ, फिर 8 बजे से ऑनलाइन क्लास करता हूँ, तो मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और रात में 12 बजे सोता हूँ, सिर्फ 6 घंटे सो पाता हूँ। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए, कि कुछ अच्छा कर सकूँ। लेकिन आपका सपोर्ट मेरे साथ उतना नहीं, लेकिन तब भी मैं खुश हूँ कि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ बेहतर मैं कर सकूँ। मैं उनके लिए बेहतर करूँगा, 100% करूँगा। उनको सफल कराना मेरा दायित्व है, तुमको सफल कराना मेरा दायित्व है। कल परसेंटेज की एक PDF अपलोड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद दूसरी PDF कुछ दिन बाद अपलोड कर दी जाएगी। एक 50 क्वेश्चन की अपलोड होगी, दूसरी 50 क्वेश्चन की अपलोड होगी, तीसरी 50 क्वेश्चन की अपलोड होगी। 150 क्वेश्चन की PDF अपलोड करूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे, पेपर में आए होंगे। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं, हम समय नहीं वेस्ट करते हैं। यदि A B से 48% अधिक है, A जो है B से कितना अधिक है? 48%। तो ये 100 है, तो ये कितना हो गया? 148 हो गया। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है देखिए, एक एक को समझते जाएगा। C A और B के योग से 60% कम है। अच्छा, C जो है A और B के योग से, मतलब 248 से कितना कम है? 60% कम है। मीन्स है कितना? 40%। मतलब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, क्या था? लैंग्वेज समझना। इससे पहले कहा था C जो है A और B के योग का 40% है। मतलब C जो है वो A और B के योग का 40% है। इस बार ये नहीं कह रहा, इस बार कह रहा है C जो है A और B के योग से 60% कम है। मतलब कम है तो है कितना? 100 का 60% अगर कम कर दिया जाए तो है कितना? 40%। मतलब C जो है वो A और B के योग का कितना है? 40% है। इसको कैलकुलेट कर लो, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 8 32 का 2, 4 8 32 का 2, हासिल लगेगा 3, 4 चौको 16 और 3 19 का 9, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 99.2 है। समझते जाना। अब कह रहा है तो A C से कितने प्रतिशत अधिक है? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 4 8 32 का 2, हासिल लगेगा 3, 4 चौको 16, 3 19 का 9, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 10 डिवाइड। ठीक है, तो A जो है C से कितने प्रतिशत अधिक है? तो पहले देखो ये कितना अधिक है। 148 से 99.2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 48.8 अधिक है। प्रतिशत में बदलना है तो 48.8 गुणे 100 बटे में, जिसके साथ का या सा लगा होता उसकी वैल्यू बटे में जाती है। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना और बताना इसका आंसर कितना आएगा। 488 गुणे 100 बटे में 992। इसी वजह से गुणा करके बताना भैया कितना आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, जल्दी से आप कैलकुलेट करो, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। अप्रॉक्स में कुछ आंसर आएगा, जल्दी से आप एक बार कैलकुलेट कर लो। तब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, और उसके बाद कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जल्दी से सभी लोग, कोई बैठेगा नहीं, सबको कैलकुलेट करना है कितना इसका आंसर आ रहा है। आ गया? कुछ अप्रॉक्स में आंसर आएगा। आ गया सबका? 49.12। अच्छा 49.1, ठीक है, तो 49.2 लगाओ।
49.2 लगाओ इसका आंसर। ठीक, कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। अच्छा देखते हैं अगर शायद दूसरा मेथड काम करता है तो ज़्यादा अच्छा है। 8 8 8 16 4 20, 20 का मतलब 2, 1 आना चाहिए, 9 4 2 6, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 49.2 इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आज मैं थक गया पढ़ाते पढ़ाते, आज थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा हाई हो गया, इसमें मेहनत लगती है समझाने में। आगे बढ़ाया जाए, चलिए जल्दी करिए, नहीं तो 10-20 क्वेश्चंस मैंने लिया, कितनी देर में कंप्लीट होगा। आइए, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, वही कोड मेथड लगाते हैं, बॉय और गर्ल। हमने कहा नीचे हमेशा क्या लेते हैं, संख्या। 60% लड़के हैं तो शेष 40% क्या हो गई, लड़कियां हो गई। ये बनेगा 3:2। चलो आगे क्या कह रहा है, हमें बताना क्या, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल प्रतिशत क्या है। कुल का मतलब टोटल, टोटल वाले बताना है हमें। टोटल हमने कह दिया कि x है, आप समझते जाइएगा। उत्तीर्ण होने वाले बताना तो सारी वैल्यू हम पास होने वाली ही लेंगे। ठीक है, यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, मीन्स 20% फेल हुए, तो पास कितने हुए, 80% पास हो गए। ऊपर हमेशा परसेंट लेते हैं, और 65% लड़कियां पास होती हैं। पास होने वाली वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। और यहाँ पे अगर पास होने वालों की वैल्यू है तो यहाँ पे भी पास होने वाली वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे पास होने वाली वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पे फेल होने वाली वैल्यू रखे तो यहाँ पे भी फेल होने वाली वैल्यू रखना, और यहाँ पे भी फेल होने वाली वैल्यू निकल के आएगी। इस कॉन्सेप्ट में यही है, थोड़ा सा सोच के समझ के वैल्यू रखनी जाती है ना। चलो 3 का इसमें गुणा करो, 3 और 8 24, 240। 2 का इसमें गुणा करो 130, और बटे में क्या, 3 2 5, और इक्वल टू में टोटल। ये 240 और 130 कितना हो जाएगा, 370। बटे में 5 काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 72। देखिए कितना लाजवाब मेथड है। मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत बेहतरीन है, जिससे हम बड़े से बड़े प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड्स में लगा सकते हैं। बहुत ही तगड़ा और मस्त मेथड है। चलें आगे बढ़ें। चलिए अभी बहुत बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े। कह रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। फोटोग्राफ लिखा हुआ है, फोटोग्राफ, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो हमने कहा ये शब्द जो है 100% का है, तो हर एक शब्द के पास कितना है, 10% होगा। 100% है तो हर शब्द 10% लिए हुए, हर शब्द 10% लिए हुए। तो उसने कहा कि PH के स्थान पे क्या लिख दिया जाए, F लिख दिया जाए। मीन्स PH के स्थान पे क्या लिख दें, F, OTOGRA, फिर PH के स्थान पे क्या लिख दें, F। मतलब ये शब्द कितना था, 100% था, क्योंकि हर शब्द के पास 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जब PH के स्थान पे F लिख देते हैं तो ये शब्द हो जाता है 80%। शब्द में कितने परसेंट की कमी आई, 20% की, क्योंकि 2 शब्द निकल गए। क्योंकि PH के स्थान पर जब हमने F लिखा तो 2 शब्द निकाले, 1 शब्द लेके आए, तो 2 शब्द यहाँ से, 2 शब्द यहाँ से निकले, 2 शब्द यहाँ से निकले, 4 शब्द निकल गए। उसकी जगह पे F 2 जगह आ गया, तो 2 शब्द बाहर हुए, तो मीन्स 20% की कमी आ गई। ये CPO 2020 में पूछा था, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था। चले आगे बढ़े, आइए। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग लगा लेंगे। कह रहा है यदि x माइनस वाई का, मैथ में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 60/100 इक्वल टू x प्लस वाई का, सॉरी x प्लस वाई का 45% मीन्स 45/100। सुनते जाइए, 100 से 100 काट दो, 15 चौको 60, 15 3 45 काट दो, 4 से अंदर गुणा कर दो 4x माइनस 4y, 3 से अंदर गुणा कर दो 3x प्लस 3y। x को इधर भेज दो तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 3y प्लस 4y। 4x से 3x घटाओगे ये 7y, y को नीचे भेज दो x बाई वाई इक्वल टू 7/1, मतलब x का मान 7 है और y का मान 1 है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है y बराबर x का k%, y बराबर x का k%, तो
तो y का मान कितना है 1 है और x का मान कितना है 7 और k बटे 100% का चिन्ह हटाओगे 100 को इधर भेज दो 7 को नीचे भेज दो तो k का मान कितना हो जाएगा 100 बटे 7। तो कह रहा है तो k का 21%, क्वेश्चन देखिए कहाँ भाग रहा है, तो k का 21% का है, k का मान कितना है 100 बटे 7 है गुणे 21 है, 7 त्रिक 21 और 3 दहा 300, सॉरी k का मान कितना है 100 बटे 7 है, 21% मतलब 21 बटे परसेंट का चिन्ह हटाओगे 100, ये 2 0 कट जाएंगे, ये 7 त्रिक 21 तो ये मान कितना आ जाएगा 3। बताओ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को रोटेट कर दिया। सबसे पहले हमने x और y का मान निकाल लिया, फिर उसने कहा कि y बराबर x का k%, तो y की वैल्यू पुट कर दिया 1 और x की वैल्यू पुट कर दिया 7 और k परसेंट k बटे 100 लिख दिया, परसेंट का चिन्ह हटा के इस 100 का 1 में गुणा कर दिया और 7 से इसको डिवाइड कर दिया, k का मान निकाल दिया 100 बटे 7। तो फिर कह रहा है k का 21% क्या है, k का मान कितना है 100 बटे 7, उसका 21% निकाले तो वैल्यू कितनी आ गई 3, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये भी। जल्दी बताइए कोई डाउट और कोई डाउट, अगला प्रश्न लिया जाए। जी अश्विनी बेटा आपका प्रश्न क्या है? अच्छा, एक अश्विनी बेटा ने मैसेज किया है, लिखा है सफलता की हर एक सीढ़ी पर आपको एक कुत्ता जरूर मिलेगा, अगर हर एक कुत्ते से उलझोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। बहुत अच्छे, जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो वहाँ पे हर एक तरीके की परेशानियाँ आएंगी, हर एक तरीके की। कोई कहेगा कि तुम मत पढ़ो, कोई कुछ कहेगा, तो अगर हर एक की बातों को समझने का प्रयास करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। बहुत ही अच्छी बात कहा है उन्होंने, मतलब इस बात की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ उनकी कि आप इतने समझदार हैं, और समझदार हैं तो आप नादान तो नहीं हो सकते। आप, मुझे लगता है कि आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होगे, तो अश्विनी बेटा आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए, सफल ज़रूर होंगे। CPO 2020 का एक बेहतरीन प्रश्न, फिर से CGL के थोड़े से प्रश्न अब स्टॉपेज लिए हैं, अब CPO 2020 का पानी पीते हैं फिर पढ़ाते हैं आगे। चलिए बताया जाए, आज बहुत मेहनत है भैया, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है आज के क्वेश्चंस में। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है तो उसे कितने प्रतिशत पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। अच्छा बात समझना हमारी, अगर हम मूल्य में खपत की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलता है, कुल खर्च मिलता है। समझिएगा, हमने कहा कि टमाटर 10 रुपये किलो है, टमाटर जो है वो 10 रुपये किलो है और आप एक दिन में 10 किलो खा जाते हो, तो 10 किलो टमाटर खाते हो, 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो आप एक दिन में कितने रुपए खर्च किए, 1 किलो टमाटर 10 रुपये में है तो 10 किलो टमाटर लेके आए तो कितने रुपए दिए 100 रुपये, तो मीन्स जो कुल खर्च आया वो कितने आया 100 रुपये। मतलब मूल्य में जब भी खपत का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुल खर्च मिल जाता है, मूल्य में जब भी खपत का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कुल खर्च मिल जाता है। समझते चलिएगा। कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, अब सुनिएगा हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। हमने कहा आज पेट्रोल 100 रुपये में है और हम 100 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं तो टोटल कितने रुपए खर्च कर देते हैं, 10,000 रुपये खर्च कर देते हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और आपने एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल उड़ा दिया तो कितने रुपए खर्च कर दिए, 10,000 रुपये। लेकिन इतना पेट्रोल आप उड़ा नहीं सकते हो क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, मीन्स पेट्रोल जब 100 रुपये में था तो वहाँ से इसकी कीमत 19% बढ़ गई, तो अब पेट्रोल कितने में आ गया, 119 रुपये में आ गया। तो और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा करती है। सुनीता कहती है कि पहले हम 10,000 रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब हम पेट्रोल के खर्च को सिर्फ 12% बढ़ाएंगे, कीमत उसकी कितनी भी बढ़ गई हो हमसे कोई मतलब नहीं, हम अपने पेट्रोल की खपत को कम कर लेंगे लेकिन खर्च को 12% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इससे ज़्यादा मेरी कमाई ही नहीं है।
तो सुनीता ने कहा कि पहले जो हम खर्च करते थे 10,000 रुपये, इसमें हम 12% बढ़ाएंगे। तो परसेंट में जब बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो अब सुनीता खर्च करेगी 112 गुणे 100 में 2 जीरो बढ़ा देंगे। पहले सुनीता 10,000 रुपये खर्च करती थी, अब सुनीता ने अपने खर्च को 12% बढ़ा दिया। जब बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़ते हैं, 112 बटे 100 से कैलकुलेट किया तो सुनीता अब 11,200 रुपये खर्च करती है। तो कह रहा है पेट्रोल की खरीद को कम करना पड़ेगा। तो सुनीता को पेट्रोल की खपत को कितना कम करना पड़ेगा? हमने कहा सुनीता अब पहले 100 किलो खर्च करती थी, अब x किलो खर्च करेगी। अब कमी निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालना है। तो ये 11,200 बटे 119, 11,200 को 119 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? जल्दी से डिवाइड करके बताओ भैया। 9-10 बार में कुछ जाएगा, ये 9 बार में ले चलें, चलो 9 बार में ले चलो। 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 9 1 9 8 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 9 1 9 1 10। तो 10 से 1 जाएगा 9, 1 हासिल चला गया था, 1 हासिल दोगे 11, 11 से 4 7 जाएगा 4, और यहाँ पे 0 0 0 चला जाएगा, 1 0 फिर से आ गया। आप कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, 3 बार में ले चलो। 3 9 27 का 7, 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 1 9 3 2 5 और 3 1 9 3, 4 बार में तो नहीं जाएगा। 4 9 36 का 6 हासिल लगेगा 3 और 4 1 9 चला जाएगा, 4 बार में ले चलिए, 4 बार में चला जाएगा। 4 9 36 का 6 हासिल लगेगा 3 और 4 1 9 4 3 7 और 4 1 9 4। ये 10 से 6 घटाओगे 4 आएगा, और 9 से 7 घटाओगे, 8 से 7 घटाओगे 3 आएगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ठीक, अब ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में फिर से चला जाएगा, 3 बार में। 3 9 27 और 3 1 9 3 नहीं जाएगा, अब 2 बार में जाएगा। देखो अब दशमलव में कुछ जाएगा, अब इतना समझो 94.2 जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो 94.2 आई है, 94.2 आई है। सुनते जाइएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। पहले आप 100 लीटर पेट्रोल खाते थे, खपत करते थे, अब कितनी खपत करते हो? 94.2 खपत करते हो। पहले आप 100 लीटर पेट्रोल यूज़ करते थे, अब कितना यूज़ कर रहे हो? 94.2। तो आपने खपत को कम किया, कितना कम किया ये बताओ पहले। 100 से 94.2 को माइनस कर दो तो आपने खपत को कम कर दिया 5.8%, इतना कम कर दिया। तो अप्रॉक्स में अगर लिया जाएगा तो 6 लिया जाएगा। जब ये पॉइंट के बाद वाली संख्या 5 से कम होती तो हम 5 ले लेते, लेकिन जब 5 से ज़्यादा है तो उसके आगे वाली संख्या लेते हैं। तो अप्रॉक्स में 5.8 है, इसने लिखा है 1 पूर्णांक के करीब, तो 5.8% आया। तो अब वो खपत को कितना कम किया है? 6% कम किया है। बताओ कोई डाउट है? 100 से पहले आप 100 लीटर खाते थे, 100 लीटर तेल का यूज़ करते थे, अब आप 94.2 लीटर तेल का यूज़ करते हो। तो इसको घटा दोगे तो खपत में कमी निकल आएगी 5.8% की। तो अप्रॉक्स में लेना तो 6% ले सकते हो। बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। सीजीएल अब कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा डाल रहा है। सीजीएल को पता है कि आप कैलकुलेशन में ही फंसोगे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन डाल रहा है। चले आगे बढ़ा जाए, आइए। जब भी हमने कहा एक बार प्रतिशत परिवर्तन दिया जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, और एक को बढ़ाया जाए और दूसरे को घटाने की बात की जाए तो 100x/100 प्लस माइनस x लगाना है। जब भी कह रहा देखो ए का वेतन बी से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? एक को अधिक कहेगा, दूसरे को कम करने का बात कहेगा, एक को बढ़ाने की बात कहेगा, एक को कम करने की बात करेगा। तो वहाँ पे आप हमेशा 100x/100 प्लस माइनस x लगाना। x होता है प्रतिशत में दी गई संख्या, प्रतिशत वृद्धि या कमी। 23% अधिक है तो वृद्धि दी गई, जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस लगा देना, तो हो जाएगा 100 गुणे 30 बटे में 130। देखो सीजीएल के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं। अगर ये सीजीएल के नहीं होते तो इतना कैलकुलेटिव नहीं होते। 13 दूना 26, ये 4, 13 तिया 39, 23.1%। 23 आएगा और 23 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधे आंसर लगा दिया 23.1%। सीजीएल का पेपर है इसलिए सीजीएल के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते ही हैं। कैलकुलेशन वो देगा जरूर, बिना कैलकुलेशन दिए उसको मज़ा ही नहीं आएगा।
फील नहीं होता सीजीएल को। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा डीजल, देखो फिर से वही प्रश्न है, कुछ ऐसा ही प्रश्न है, फिर से कैलकुलेशन है, इस बार कैलकुलेशन आप करोगे, मैं सिर्फ इसको बनाए दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा था, मूल्य गुणे खपत सीजीएल का, ये सीपीयू 2020 का है, इसमें नहीं लिखा है, लिख लीजिए सीपीयू 2020 इक्वल टू कुल खर्च। कह रहा डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। हमने कहा आज डीजल का मूल्य 100 रुपये में है और वो 100 किलो यूज़ करता है, तो कितना खर्च करता है, 10,000 रुपये। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हो जाती है तो 126 हो जाएगा, और वो अपने खर्च को, वह अपने व्यय को, खर्च को केवल 15% वृद्धि करना चाहता है, तो 15% की वृद्धि करना चाहता है तो 115/100। तो अब वो अपने खर्च को कितना करना चाहता है, 11,500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। पहले वो 10,000 रुपये खर्च करता था, अब 15% की वृद्धि कर दिया तो अब कितना खर्च करता है, 11,500 रुपये खर्च करता है। खपत को कितना कम कर दे, हमने कहा x कर दे, कम कर दे, तो 11,500 को 126 से डिवाइड कर देना, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना। जल्दी से डिवाइड करो, बताओ 11,500 को 126 से डिवाइड करके जल्दी से बताओ क्या आएगा, फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं। जल्दी बताओ सभी लोग, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा तो आपको ही करना पड़ेगा, पेपर में हमें नहीं करना है, वो पेपर में आपको लगाना है। मैं तो यहाँ करके किसी तरह लिख दूंगा तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे, ये पक्का है। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, 91.2, ठीक 91.2%, मुझे तो याद है। x की वैल्यू का कितनी आ गई, 91.2, खपत को कितना कम कर दिया, 100 माइनस 91.2 माइनस करोगे तो 8.8% आएगा, तो 8.7 ले लो, अप्रॉक्स में 8.7% ले लो अप्रॉक्स में। बताओ कोई डाउट है तो कैलकुलेशन आप कर लेना घर पे। हमने आपको एक बहुत बेस्ट मेथड बताया, अगर हम इसके आसान प्रश्न लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हमने सीजीएल के आए हुए प्रश्न लिए हैं, हमने इसकी क्लास पढ़ा रखी है, आप वहाँ से देख लेना परसेंटेज की क्लास, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। चलिए फिर से एक अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, किसी संख्या को पहले 40% वृद्धि, फिर 25% कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर 20% कमी हुई। हमने कहा वो संख्या हमारी 100 है, सुनते जाइएगा, वो संख्या हमारी क्या है, 100 है। संख्या में पहले कितना हुआ, 40% की वृद्धि, जब वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ देंगे, फिर 25% कमी, जब कमी होगी तो 100 से घटा देंगे, फिर 15% की वृद्धि तो 115/100, फिर 20% कमी तो 80/100। सुनते जाइएगा, बस कैलकुलेशन फिर से दे दिया इन्होंने, कैलकुलेशन तगड़ा दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 25 से 75 कटेगा, ये 25 चौको 100 कटेगा, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, ठीक है, इतना काट दिया। अब सुनते जाना, ज़्यादा काटने के चक्कर में मत रहना, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। ये बचेगा 14 गुणे 3 गुणे 115 गुणे 2 और बटे में 100, काट दें क्या, चलो ये काट दो, 2 पंची 10, फिर ये 5 एकन्नम 5 और ये 5 दूनी 10 और 5 तें 15, ये काट दिया इतना। अब गुणा कर लो, 13 23 तें 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 23 तें 69, 69 गुणे 14 बटे में 10। 14 से इसको मल्टीप्लाई करो, 14 नवा कितना होता है, 136, कितना होता है, नहीं पता किसी को, टेबल याद कर लो, 14 नवा 126 ना, ठीक, 14 नवा 126, 126 का 6 हासिल लगेगा 12 और 14 छंग 84, 84 और 12 96, 10 से डिवाइड कर दो 96.6 आएगा। मतलब पहले संख्या कितनी थी, 100% थी, अब संख्या कितनी है, 96.6% है। कितनी कमी हुई, 100 से 96.6% घटा दो, 3.4% की कमी आएगी, कमी है 3.4%। ये देखिए पहले 100 थी, अब कम करो के कितनी हो गई, 96.6 हो गई। 100 से 96.6 निकाल दो तो शुद्ध प्रतिशत कमी निकल आएगा 3.4% की कमी। बताओ बाबू कोई डाउट है यहाँ तक की किसी को?
आगे बढ़ा जाए, चलिए। और यहाँ से अब थोड़ा सा और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चन से हम लोग कल शुरुआत करेंगे। अब मैं थक गया हूँ, इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको घर पे ज़रा से प्रयास करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन CGL 2020 में आया। सेम एक ऐसा ही प्रश्न, ये देखिए, इसको कल बताया जाएगा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। सेम एक ऐसा ही प्रश्न CPO 2020 में आया है। ये CPO 2020 का है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यार हम क्यों लिख दिए, ये लिखा हुआ है CPO SI 2020। मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रश्न जरूर आएंगे और थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप घर पे लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग कल से क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जितने बच्चों का ये आंसर आ जाएगा वो कमेंट कर देंगे। और अब बहुत थक गया हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन क्लास पढ़ाने में बहुत मेहनत है ना। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये मेहनत हमेशा आपके लिए करते रहें, ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते रहें। तो कल इस क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत होगी। सभी लोग इसको समझ लें, एक बार पढ़ लें, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, CGL 2020 में पूछा गया है। अब मेंस में पूछे जाएंगे ना। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।